कौन सा टॉपिक शुरू कराना है स्टूडेंट्स? लास्ट क्लास में क्या हुआ था? मैम इस वीकली टेस्ट में मैम फिजिक्स का कुछ नहीं आना मैम। प्रोवाइड नहीं करा अभी? टू में क्या क्या आ रहा है भाई? सिलेबस नहीं मिला क्या? मैम ग्रुप में उस देखो। पीडीएफ में तो मैम कुछ नहीं बताया हुआ, फिजिक्स का ब्लैंक ही है। नहीं फिजिक्स का नहीं ब्लैंक होगा, मैथ और केमिस्ट्री का होएगा इस वीक। देख के बता देती हूँ, रुक जाओ। हाँ, इस वीक फिजिक्स का कोई टेस्ट नहीं है तुम्हारा। केमिस्ट्री का ही है बस। मैथ का भी नहीं है मैम के। एक सेकंड मैथ रुको, देख का लो। भी है। केमिस्ट्री है, जस्ट रुको। हाँ, केमिस्ट्री और मैथ्स है। मैथ्स में शायद मैट्रिसेस और ये इनका है, डिटरमिनेंट का। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का है, फिजिक्स का कोई टेस्ट नहीं है और केमिस्ट्री का है बस। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करना है, नया टॉपिक, नया चैप्टर। कैपेसिटर में कहाँ तक क्लासेस हो गई हैं? बोलो बोलो। शुरू करना। शुरू करना है। कैपेसिटेंस वाला टॉपिक। हाँ हाँ। कैपेसिटर में मतलब अभी स्कूल में तो हो गया होगा। यस मैम। यस मैम हो गया था। एक सेकंड।
ऑलरेडी? ठीक है, देखो तुम यहाँ हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस मतलब इजी हो जाएगा क्योंकि हम लोग पहले ही रेजिस्टेंस रजिस्टर केवीएल केसीएल सीरीज पैरेलल ये कर चुके हैं। तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कैसे करते हैं। प्रिंसिपल कैपेसिटेंस, बिहेवियर क्या होता है कैपेसिटेंस का, मतलब कंडक्टर का पैम्फलेट पढ़ना है। ठीक है, ये 12 टॉपिक हैं जो तुम्हें कवर करना है। मैम आपकी वॉइस कट रही है। वॉइस कट रही है, मौसम भी थोड़ा, हाँ मौसम भी थोड़ा ऐसा है ना, इस वजह से। तो ये टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को कवर करने हैं कैपेसिटर में। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से बिहेव करते हैं, उसके बाद कैपेसिटेंस, फिर उसके बाद प्रिंसिपल, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर उसके बाद इनका कॉम्बिनेशन जैसे रेजिस्टेंस में देखा था किसी, उसके बाद सबसे ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, फिर उसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग बिटवीन द टू कैपेसिटर्स। मतलब ये जो तीनों टॉपिक हैं, दीज थ्री टॉपिक्स आर कहीं ना कहीं स्लाइटली इंगेज। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, थोड़ा देख लेना। तो इसके बाद पोलराइजेशन, पोलराइजिंग वेक्टर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद हमारा सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पैरेलल प्लेट विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये फिर से तुम्हारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कैपेसिटर का। तो यही क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर्स का बिहेवियर कैसा होता है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो मुझे बताओ, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? जब हम लोगों ने वो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, उस टाइम पे हमने पढ़ा था ये चीज कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्टर कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। इसका रीजन, when a conductor is placed in an electrostatic field, the charges drift towards the positive plate, leaving the positive core behind. At an equilibrium, the electric field due to polarization became equal and applied field. देखो इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जब भी तुम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना, तो चार्जेस क्या होंगे, देखो ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, और जो बीच में क्या रह जाएगा, सिर्फ आपके पास एक पॉजिटिव कोर रह जाएगा। तो जब आप इक्विलिब्रियम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक की वजह से दूसरे के फील्ड को ये लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो नेट फील्ड निकल के आएगी वो निकल के आएगी जीरो। कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये देखो क्या है, ई नेट कितनी हो गई, एक तो ई नॉट जो हमने, जैसे ई नॉट है बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने ये कंडक्टर को रख दिया। ठीक है, जब तुमने कंडक्टर को रखा तो कंडक्टर पोलराइज हो गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर बनी, कितनी बनी, ई नॉट और ई पी का रिजल्टेंट कितना आया, जीरो। तो ई नेट कितना आ गया, जीरो। दूसरा क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तुम्हारे कंडक्टर पर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का, उसके सरफेस 90 डिग्री का। ये हम लोगों ने उसमें भी देखा था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे भी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती थी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, कंडक्टर पे भी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो ये तो तुम्हारे, तीसरा क्या है, नेट चार्ज। अब देखो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, अगर मैं गॉस लॉ लगाऊं और कंडक्टर के अंदर गॉस लॉ से अगर मैं चार्ज वो निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्यू इनक्लोज कितना होना चाहिए, क्यू नेट एप्सिलॉन नॉट। हाँ, गॉस लॉ क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। तो इसका मतलब जो इनक्लोज्ड चार्ज है, इनक्लोज्ड का मतलब जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है
वो कितना होगा कंडक्टर के अंदर, 0 होगा। तो देखो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, दीज चार्जेस आर टेम्परेली सेपरेटेड, द टोटल चार्जेस ऑफ द सिस्टम इज 0। तो कंडक्टर के अंदर जो टोटल चार्ज रहने वाला है वो नेट चार्ज 0। तो ये E डॉट ds क्या दिखा रहा है तुम्हारा, गॉस लॉ, ठीक है। इफ E equals to 0 that means there is no net charge inside the conductor। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं जस्ट फॉर रिवीजन। और इसीलिए क्या ये भी होता है कि जैसे ही मैंने तुम्हें पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस भी कराए थे कि जैसे ही तुम चार्ज कुछ इंड्यूस कराते थे या कुछ हो जाता था तो चार्ज उसके इनसाइड नहीं रहता था, कहाँ पे चला जाता था, हमेशा सरफेस पे रहता है चार्ज, ठीक है। तो चार्ज डिसाइड ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ द, अब देखो सरफेस पे आ गया चार्ज, ठीक है। चार्ज ऑलवेज डिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर। तुम्हारा यानी देखो हर चीज तुम देखो लिंक कर रही है कहीं ना कहीं। ये फिफ्थ पॉइंट कहाँ से आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी हमने कौन वो पढ़ा था ना अभी, कौन सा मैं अभी तुम्हें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की वजह से तुम्हारा पॉइंट नंबर अभी जो हम सेकंड डिस्कस किया था कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से सरफेसेस पे परपेंडिकुलर होती है, इक्विपोटेंशियल पे। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है दैट मींस कंडक्टर की हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होने वाला है, सेम होने वाला है। तो देखो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस से आ गया। और क्या कह रहा है दूसरा, देखो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंट। अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, अंदर चार्ज 0 है, बाहर जो है पोटेंशियल हर पॉइंट का सेम है, ध्यान रखो। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि पोटेंशियल सेम है हर पॉइंट का। स्क्रीन पे दिख रहा है फिफ्थ पॉइंट, यस मैम दिख रहा है। इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर। मतलब अभी पोटेंशियल की बात है कि पोटेंशियल तो भाई ठीक है इक्वल है। अब नेट चार्ज इनसाइड 0 है। अब बात आई कि डिस्ट्रीब्यूशन की, सरफेस चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या सेम रहेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट पे जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम रहे। मान लो तुम्हारे ये कंडक्टर की शेप है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे कितना सा स्मॉल एरिया है और यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है, तो इस पॉइंट की चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई, ठीक है। और इस पॉइंट की चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो दैट मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी हर पॉइंट की वेरी करेगी, सेम नहीं रहेगी, ठीक है। तो जैसे इसकी ज्यादा है और इस पॉइंट की कम है, कि किस पे सिग्मा किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब आते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस क्या होता है, देखो कैपेसिटेंस भी एक कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी है। कैपेसिटेंस कोई नई चीज नहीं है कि उठा के ले आए और बता दिया कि ये कैपेसिटर है, नहीं। तो तुम जो आप कंडक्टर होते हैं उन्हीं की कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टी थी कि उन्हीं की प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम लोगों ने एक डिवाइस तैयार किया जिसका नाम दिया कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है, देखो ध्यान से, रीड एक वीक करके रीड भी कर सकते हैं हम लोग। इट मेजर द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर द चार्जेस। देखो कंडक्टर कैपेसिटेंस की क्या खास बात है कि हम लोग मान लो चार्ज को स्टोर कराना चाहते हैं, चार्ज को स्टोर कर सकता है, ठीक है। सपोज करो ये आपके पास एक कंडक्टर है। अब देखो कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने उसमें कुछ कुछ ऐसी वेरिएशंस करी जिसकी वजह से तुम्हारा कंडक्टर क्या है, चार्जेस को ज्यादा स्टोर करने लगा। पर उसकी नीड क्या थी, है ना, उसकी नीड क्या थी कि आपका जो आपका कंडक्टर है चार्ज को स्टोर कर ले। हमें क्या जरूरत पड़ी कि चार्ज को स्टोर कर ले, देखो चार्ज को स्टोर कर रहा है वो एक एनर्जी की तरह ही। चार्ज क्या है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ, है ना, एक एनर्जी की फॉर्म में ही चार्ज को स्टोर करेगा। कहाँ पे स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में करेगा, है ना। तो जब ये चार्ज को स्टोर करेगा तो जब भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं इससे वो चार्ज ले सकती हूँ, है ना, कि मुझे वन गो में एनर्जी मिल सकती है। तो कैपेसिटर का यूज कहाँ कहाँ आया, तो पहले यूज की बात कर लेते हैं। जैसे फैन में, है ना, मोटर्स में। तो तुमने देखा होगा घर में जो मोटर होती है, या तो तुम्हारे कहीं कूलर की मोटर हो, फैन की मोटर हो, पानी की मोटर हो, उस सब में क्या होता है, तुम्हारा कैपेसिटर लगा होता है। क्यों,
क्योंकि जब उसको स्टार्ट करने के लिए यू रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी, है ना, तुम्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? तुम्हारे घर में जो तुम्हारे घर में जो पोटेंशियल है या जो भी एनर्जी मिल रही है, दिस इज नॉट सफिशिएंट। उसको एक बार रोटेट कराने के लिए वी रिक्वायर्ड सम एक्स्ट्रा एनर्जी। तो वो कहाँ से मिलेगी? कैपेसिटर से। कैपेसिटर एनर्जी कहाँ से देगा? कैपेसिटर जब चार्ज हो जाएगा तो उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रख लेगा, और जैसे ही जरूरत पड़ेगी उस एनर्जी को देके खुद क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये काम होता है तुम्हारे कैपेसिटर का। और वो एनर्जी को किस रूप में स्टोर करता है, किस फॉर्म में स्टोर करता है? इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। और उस चार्ज को कहाँ स्टोर करता है? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं कैसे, देखो एक बार। तो यहाँ पे क्या सोलर पैनल में भी कैपेसिटर होता है? नहीं, वहां पे सोलर पैनल्स में हम लोग सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं। सोलर पैनल्स में सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज देखो, अगर कोई भी बॉडी है, मैं उस पर चार्ज स्टोर कराऊंगी तो बच्चों क्या उस बॉडी का पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? किसी भी बॉडी पे मैं चार्ज स्टोर करा रही हूँ तो उस बॉडी का पोटेंशियल बढ़ेगा, बढ़ेगा ऐसे, यस है ना। भाई सिंपल से हमने पोटेंशियल में शायद मैंने तुम्हें समझाई थी ये चीज, हमने जल्दी कवर किया था, बट याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि किसी बॉडी पे चार्ज स्टोर करते जा रहे हो, उस बॉडी का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। वो कहेगी नहीं। अब उसका मतलब क्या है? पोटेंशियल बढ़ने का मतलब क्या है, मुझे बताओ जरा। मैं कह रही हूँ कि इस बॉडी का पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका कॉन्सेप्चुअली मीनिंग क्या है? बोलो। मैं बोल वर्क रही हूँ डन कि ज्यादा ये हुआ, मैं तो वेरी गुड, बोलो वर्क डन। वर्क डन ज्यादा हुआ। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ये बॉडी है, ठीक है, तुमने इसके पास अभी 2 चार्ज ला के रखे, फिर तुमने इसके पास 3 चार्ज और स्टोर करा दिए, फिर चार्ज स्टोर करा दिए, तो अभी इस बॉडी का पोटेंशियल बढ़ गया, है ना। तो इसका पोटेंशियल बढ़ने का क्या मतलब है कि जहां से तुम चार्ज लाके इस पे स्टोर करा रहे हो, है ना, ये चार्ज लाके इस पे जो स्टोर करा रहे हो, इसकी वजह से क्या होगा? यू रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वर्क डन। क्यों? क्योंकि अब इसके पास खुद का पोटेंशियल है ना, इसका पोटेंशियल है, तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा चार्जेस को। ऑलरेडी पॉजिटिव चार्जेस हैं और तुम चार्जेस लाके दे रहे हो, तो ये कहेगा कि नहीं, अब मेरे पास खुद का पोटेंशियल है, तो यू रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वर्क डन इन डूइंग दिस। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एक लिमिटेशन है कि मैं किसी भी कंडक्टर पर बहुत ज्यादा चार्ज कराने के लिए मुझे बहुत ज्यादा काम की जरूरत पड़ेगी, यानी मुझे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पर मैं भी क्या चाहती हूँ कि भाई उसका चार्ज स्टोर कर पाऊं। तो खुद देखो, मैं जिस चीज को करना चाह रही हूँ वो उस चीज को अपोज करेगा एक टाइम के बाद, राइट। मैं चाह रही हूँ कि चार्ज स्टोर हो, पर वो नहीं होने देगा। अगर होने भी देगा तो बहुत काम करना पड़ेगा। तो वही चीज अभी हम देखेंगे कैसे कैसे हम लोगों ने कैपेसिटर में चेंजेस करे। तो सी, मैं ये रब करती हूँ। हाँ, तो देखो अब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली स्टेटमेंट देखो, सिर्फ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब है कि आप जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे आपका पोटेंशियल भी साथ में बढ़ेगा, बिना कुछ करे। तुम सिर्फ और सिर्फ चार्ज दे रहे हो, देखोगे कि अरे पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट को क्या नाम दिया? सी। क्या नाम दिया भाई? सी। इसी सी को क्या बोला गया है? कैपेसिटेंस। ये जो सी है, दिस इज द कैपेसिटेंस। अब मुझे बताओ, क्या ये कैपेसिटेंस, खुद बताओ एक बार सोच के, जितना भी मैंने तुम्हें बताया है, क्या ये कैपेसिटेंस चार्ज और V की वैल्यू पे डिपेंड करता होगा? सोचो। बना किससे है? ये कंडक्टर से बना है। किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। क्या चार्ज और पोटेंशियल से ये चीजें बढ़ घट सकती हैं? कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। मान लो कोई 5 कूलाम कर सकता है, कोई 2 कूलाम कर सकता है, तो ये किस चीज पे डिपेंड करेगी? सोच के बताओ जरा। चार्ज पे डिपेंड करेगा। वही मैं पूछ रही हूँ, सोचो। तो जो कैपेसिटी है ना, ये सी जो है तुम्हारा कैपेसिटेंस, ये तुम्हारे ना ही तो चार्ज पे डिपेंड करेगा, ना ही
पोटेंशियल। ध्यान से सुनना एक एक शब्द। सी है जो मैं ये बोल रही हूँ, सी की वैल्यू ना तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, ठीक है। कैपेसिटेंस देखो क्या है, सी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। कैपेसिटेंस को अगर तुम्हें ऐसे डिफाइन करना है तो देखो क्या है कि तुम्हें किसी भी बॉडी पर उस बॉडी का पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ाना है, मतलब 1 यूनिट से बढ़ाना है। सपोज करो 1 यूनिट से बढ़ाना है, तो उस 1 यूनिट से बढ़ाने के लिए तुम्हें कितना चार्ज उस पर स्टोर करना पड़ेगा, उसी का नाम दिया गया है कैपेसिटेंस। अब कैसे, एक चीज देखो, मान लो मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये सपोज करो बॉडी ए है, ये कंडक्टर मानो, अभी ये कंडक्टर बी है। चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल, अभी मान लो ये 0 वोल्ट पे है, ये भी 0 वोल्ट पे, ठीक है। अभी कोई पोटेंशियल नहीं है, इनका खुद का कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, 0 वोल्ट। अभी मैंने क्या किया, मुझे इसका पोटेंशियल बच्चों 1 वोल्ट करना है, ठीक है, रेस करना है। इसका भी मुझे 0 से 1 वोल्ट रेस करना है, क्योंकि कहा गया है 1 यूनिट से बढ़ाना है पोटेंशियल को। तो मुझे इन दोनों के पोटेंशियल को 1 वोल्ट पर बढ़ाने के लिए मान लो बॉडी ए को तो चाहिए बच्चों 3 कूलाम का चार्ज, वहीं बॉडी बी को बच्चों चाहिए 5 कूलाम का चार्ज, ठीक है। क्या करने पर, दोनों का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने पर। इसी को क्या बोला गया है, इसी को क्या बोला गया है, कैपेसिटेंस, सी की वैल्यू। अब मुझे बताओ क्या ये सी की वैल्यू तुम्हारे यहाँ पर किसी चीज पे किस चीज पर डिपेंड करेगी, क्या क्यू और वी पे करी। अभी देखो इनिशियली कुछ नहीं था, मैंने बोला इनिशियली एक कंडक्टर ए एक कंडक्टर बी, दोनों इनिशियली 0 वोल्ट पे थे, मुझको 1 वोल्ट पे लेके आना था। तो सब बॉडी ए को 3 कूलाम चार्ज चाहिए था जब वो 1 वोल्ट पे आया, बॉडी बी को 5 कूलाम देने पे 1 वोल्ट पे आया। तो कैसे, किस चीज पे ये चीजें डिपेंड करेंगी बताओ। तो ये बच्चों कंडक्टर पे ही डिपेंड करेगी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का क्या नेचर है भाई, क्योंकि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कितना चार्ज और कितने पोटेंशियल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया व्हाट इज कैपेसिटेंस, किस चीज को कैपेसिटेंस बोलेंगे। यस मैम। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है, फेराड, ठीक है। एसआई यूनिट इज फेराड, कैपिटल एफ से हम इसको डिनोट करते हैं, दिस इज द सिंबल, ये कैपेसिटेंस का सिंबल है। कई बार तुम्हें ऐसे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है ये एक ऐसा कैपेसिटेंस है जिसमें फुल चार्ज है, ये फुल चार्जिंग पे, मतलब अब इसमें और चार्ज नहीं जा सकता, दिस इज फुल चार्ज। तो ये एक इसका ये सिंबल होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको कहीं ये सर्किट में अगर ये वाला कैपेसिटर दिखे तो समझ लो इसके पास से चार्ज नहीं फ्लो करेगा, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी फुल। ये 1 कूलाम की डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखो कैपेसिटेंस, सबसे पहली हमने कैसे बनाया कंडक्टर से एक कैपेसिटेंस, तो कैसे बनाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मतलब जिन्होंने भी ये करा होगा उन्होंने सबसे पहले एक कंडक्टर उठा लिया, स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। लेट अ चार्ज q be given to the sphere which is assumed to be concentrated at the center। तो हमने कंडक्टर पे क्या किया, चार्ज को स्टोर कराया, ठीक है। तो हम चार्ज दे रहे हैं, तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर। इस पोटेंशियल इस स्फीयर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर। तो आर क्या है, डिस्टेंस जो भी तुमने वहां पे स्टोर कराया चार्ज को। कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, क्यू बाय, भाई ये तो अभी पढ़ा है, क्यू इक्वल्स टू सी बी। अब मुझे निकालना है कि इस स्फीयर का कितना कैपेसिटेंस है, तो कितना आया, क्यू कितना चार्ज स्टोर कराया, स्मॉल क्यू, पोटेंशियल कितना है इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, ये रख दिया। ये अब सी की वैल्यू निकालोगे, कितनी आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, देखो आई कि नहीं चेक करो। बी की वैल्यू रखो यहाँ पे, क्यू ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो तुम्हारी सी की वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सी क्या है, कैपेसिटेंस। तो देखो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। आर क्या है तुम्हारा, रेडियस है ना, उस स्फीयर की मतलब उस स्फीयर से कितनी दूरी पे है,
उस स्फीयर की रेडियस ही तो बोल रहे हो। ये सेंटर पे चार्ज क्यू है भाई, सेंटर पे तुमने चार्ज क्यू रखा और इसके यहाँ पे सरफेस पे कितना डिस्टेंस है आर। तो इस कैपेसिटर का कितना इस स्फेरिकल कंडक्टर का कितना कैपेसिटर आया 4πε0 आर। आर का मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कैपेसिटर शेप एंड साइज या ज्योमेट्री। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर और इनडायरेक्टली ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। इस पे डिपेंड करेगा तुम्हारा कैपेसिटेंस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। द अबव इक्वेशन इज इक्वेटिंग फॉर कंडक्टिंग स्फीयर्स होलो और सॉलिड। कैसे भी स्फीयर्स हो दोनों के लिए वैलिड है। बात अब रही ये कि इफ द स्फीयर इज इन अ मीडियम। अब देखो ये तुम्हारा स्फीयर किस मीडियम में था, ठीक है, जिसका हमने एप्सिलॉन नॉट लिया हुआ है तुम्हारा मीडियम। अगर हम इसको किसी मीडियम में रखते हैं तो तुम्हें एप्सिलॉन नॉट क्या लेना पड़ेगा, उस मीडियम का। जैसे लिखते हैं हम एप्सिलॉन नॉट एम, तो मीडियम का कैसे लिखते हैं, रिलेटिव में। तो रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है बोलो, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये EM किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जब C की वैल्यू तुम लिखते 4π एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखते एप्सिलॉन नॉट M, क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी लिखेंगे हम जिस मीडियम में तुम्हारा ये कैपेसिटर रखा हुआ है, और यहाँ लिखोगे R। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट M को हटा के यहाँ से क्या लिख दिया इन्होंने, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट R। एप्सिलॉन नॉट R क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। और इसे ही आगे जाके क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक। तब इसको डाइलेक्ट्रिक ही बोलते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो, अब जो ये वैल्यू आई है ना C = 1, C = 4π एप्सिलॉन नॉट R। अब R की जगह ना तुम मतलब एक मैं ऐसा कैपेसिटर बना रही हूँ जिसमें मैंने रेडियस जो ली है ना वो अर्थ की रेडियस ली है। ठीक है, तो अर्थ की रेडियस देखो कितनी होती है, अर्थ की रेडियस किलोमीटर में 6400 किलोमीटर। यस मैम। तो देखो अगर मैं C और 4π एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 1/9 इंटू 10⁻⁹। यस मैम। लिख दी मैंने 6400। तो ये हो गया तुम्हारा 64/9 इंटू 10⁻, कितना हो गया 7 -7। और 9 को 64 से डिवाइड करो कितना बनेगा 71.1 10⁻⁻7। तो ये हो गया 711 माइक्रोफेराड। तो देखो माइक्रो में आ रहा है, इसका मतलब जब तुमने अर्थ के जितना बड़ा एक स्फीयर लिया, सुन रहे हो, तुमने जब अर्थ के जितना बड़ा एक स्फीयर लिया जब जाके कितना चार्ज स्टोर कर पा रहे हो तुम उस पे 71 कूलम। कूलम। मतलब कि कैपेसिटेंस क्या है कि आपको 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना जितना चार्ज स्टोर करना है 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए, ये वो वैल्यू है 711 माइक्रोफेराड। तो तुम खुद देखो कि ये कितनी छोटी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है माइक्रो में आ रही है 10⁻⁻6 है। तो इसका मतलब जो फेराड है ये अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। फेराड इज अ वेरी बिग यूनिट। इसलिए कभी भी तुम ये नहीं देखोगे कैपेसिटेंस कहीं पे भी तुम्हें नहीं दिखेगा कि 1 फेराड। कभी भी क्वेश्चंस में देखना हमेशा दिखेगा 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड या 3 माइक्रोफेराड। कहीं पे 20-30 भी नहीं दिखेगा। अगर दिखेगा तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। तो माइक्रोफेराड इज द मतलब इज अ ह्यूज यूनिट है ना, फेराड तो बहुत ज्यादा। तो ये है, तो ये फिजिबल है ऐसा करना कि मैं एक ऐसा वो बना सकूं कैपेसिटर और जिसमें सिर्फ इतना चार्ज स्टोर हो। बोलो क्या फिजिबल है ये, तुम बना सकते हो अर्थ की जितना बड़ा कैपेसिटर? कहाँ रखोगे उसको, सूरज नो पे? मैम, बना नहीं सकते। नहीं बना सकते ना। और लिमिटेशन है इसकी भाई, लिमिटेशन है कि चार्ज स्टोर नहीं कर पा रही और ऊपर से इतना बड़ा, तो कहाँ से लेके आएंगे, नहीं लेके आ सकते। फिर देखो अच्छा अभी न्यूमेरिकल छोड़ो अभी जरा। मैम अगर 1 कूलम चार्ज और 1 वोल्ट रखेंगे तो 1 फैराडे कैपेसिटेंस होगी। यस मैम इसकी तो सीधे ही 1 फैराडे होगी और उसकी अर्थ का रेडियस लेकर माइक्रो में आई थी। हाँ, जैसे क्या कह रहे हो, तो तुमने किस बॉडी पे रखा उसका रेडियस क्या है तुम्हें मालूम है?
तुमने तो बोल दिया मैम C इक्वल्स टू, मैंने लिखा Q/V, तो मैंने 1 कूलम चार्ज दिया, मैंने बोला इस बॉडी का 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ गया। इस जो जिस बॉडी की बात कर रहे हो, इस बॉडी के बारे में सोचो तो सही कि ये बॉडी कितनी बड़ी रेडियस की होगी। जब 1 कूलम जाके खुद बना के देखो जरा, एक बार खुद बना के देखो, इसको 1 फेराड रखो C को, फिर देखो तुम्हें कितना बड़ा रेडियस का बॉडी चाहिए। C का मतलब इसको तुम यहाँ पे 1 फेराड लिख दो और फिर देखो कितनी बड़ी R आ रही है। C की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 लिख देते कि मतलब 1 फेराड, तो 1 फेराड के लिए देखो R कितना चाहिए, 1/9 इंटू 10⁹ R, तो कितना हो गया रेडियस, ये रेडियस होगी भाई, इतना बड़ा। तो ये तो अर्थ की रेडियस से भी जन कितने टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि ये किलोमीटर्स में भी आएगा, ऐसा यूनिट्स है सारी, ठीक है। तो C, तो ये फिजिबल नहीं है। एक तो इसमें क्या, इसमें एक चीज और क्या है देखो, जो मैंने अभी तुम्हें बोला कि एनर्जी को स्टोर करता है चार्ज में, तो एक चीज देखो, ये कैपेसिटर है सपोज करो, इसको तुमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज है तो सब इस इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होगी, कहीं पे कहीं निकल रही होगी, स्ट्रेट लाइन होती है पहली बात तो हर चार्ज से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में किस तरीके से फैल गई, मैं क्या इस एनर्जी को मैं इस एनर्जी को कहाँ पे स्टोर कर पा रही हूँ, ये पूरे में फैली हुई है। देखो ये जो कैप जो तुम्हारे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरीके से फैली हुई है। जो एनर्जी स्टोर पोटेंशियल में मैंने क्या बताया था, एक चीज बताओ, जब मैंने क्या बोला था, तो मैं पोटेंशियल के टाइम में समझाया था कि मैं एक चार्ज को यहाँ पे उठा के लेके आ रही हूँ और मैं वर्क डन कर रही हूँ अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से सुनो, मैं वर्क डन कर रही हूँ अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरा पोटेंशियल क्या हो रहा था उस टाइम पे, बढ़ रहा था, है ना, बढ़ रहा था। तो बढ़ रहा था पोटेंशियल, तो इसका मतलब, पर वो जो वर्क डन तुमने किया, मैंने बोला कि जो तुम काम कर रहे हो, क्योंकि मैंने बोला था कि हम लोग इसको एक्सीलरेट नहीं करा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे से लेके आ रहे हैं, जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आए। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है वो कहाँ स्टोर हो रही है, वही तो वर्क डन है। वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे स्टोर हो रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉकेट है उसकी ना, जैसे पोटेंशियल एनर्जी समझ लो तुम्हारे पास पैसे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी वो पैसा है, और वो पैसा स्टोर कहाँ होगा, पॉकेट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉकेट है। तो जो एनर्जी जो ये कैपेसिटर स्टोर कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करेगा। तो वो जब स्टोर करेगा तो तुम देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी तो जो गुल्लक है जो तुम लोग बोलते हो, जिसमें तुम मनी बैग बोलते हो, जो उस मनी बैंक में तो वो खुला हुआ है, तो उसमें तुम कितने पैसे स्टोर कर पाओगे, वो तो बिखर जाएगा ना पैसा जो तुम स्टोर कर रहे हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये बिखरी हुई है, तो चाहे तुम कितनी एनर्जी स्टोर कर लो वो तुम्हारे काम की है ही नहीं। तो इसमें ये दो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। अगर तुम खुद सोचो, अगर मैं इस फील्ड को कंजर्व कर दूं किसी तरीके से, मतलब ये स्पेस में ना फैल के मैं इसको कहीं पे ऐसे रोक दूं, स्पेस में नहीं फैलाती, मैं इसको कहीं से ऐसे रोक देती हूँ कि भाई नहीं मैं बाहर नहीं निकलने दे रही, मैंने इसको रोक दिया, तो अब मेरे ये ज्यादा काम का रहेगा कि पहले, अब रहेगा मैम। अब ज्यादा रहेगा ना। पहले तो भाई मेरी जो मनी बैग था वो खुला हुआ था, कहीं भी जा रहा है नहीं, तो वो तो मेरे काम की नहीं। तो हम लॉक लगा के रखते हैं ना कि भाई लॉक कर दो चीज, हमारी चीजें हम लॉक करके रखेंगे। तो अब मैंने एनर्जी को क्या कर दिया, एक जगह कन्फाइंड कर दिया, लॉक कर दिया उसको, राइट। तो ये अब मेरे ज्यादा काम के है। तो अब ये इन्वेंशन हुई, मतलब आगे इन्वेंशन क्या हुई, मतलब आगे टॉपिक आएगा तुम्हारा यही, उसमें हम एनर्जी को कन्फाइंड कर देंगे, मतलब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे करेंगे, तो अगला टॉपिक वही है। उससे पहले तुम पहले ये एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं ये सॉल्व करो, चलो। दो कंडक्टर्स हैं, आर चार्ज बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक
one conduct to the other, a potential difference is produced by transferring इतने electrons. तो capacitance of the system क्या होगा? एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, पोटेंशियल भी जनरेट हो गया। बहुत आसान है, सोच के करो, फॉर्मूला बेस्ड। इक्वल्स टू CV लगाना है भाई, Q इक्वल्स टू CV। बी ऑप्शन आएगा। तो C क्या हो जाएगा तुम्हारा? Q बाय V, और Q क्या होता है? NE। E आपके पास है, N आपके पास है, V आपके पास है, तो कैपेसिटेंस तो निकल आएगा, है ना? ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इतने। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये तुम्हारा पोटेंशियल। ये तुम्हारा क्वेश्चन था। कितना आया इसका आंसर? देखो 10 माइक्रोफेराड। ये ऑप्शन बताया था तक, यही बताया था तुमने। यस। दूसरा करो, द कैपेसिटेंस। अब देखो पर ये एक चीज सुनो, कैपेसिटर जब पढ़ाऊंगी तो तुम्हें पोटेंशियल तो तुम्हें रटा होना चाहिए। पोटेंशियल मैं तुमसे पूछूं इसका पोटेंशियल निकालो तो तुरंत निकलनी चाहिए। अगर नहीं आता है तो आज थोड़ा सा पढ़ लेना पोटेंशियल बैठ के, तब और अच्छे से समझ में आएगा। चलो करिए अब। रेडियस गिवन है, सीधा फॉर्मूला लगाओगे, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R को मीटर में कर लेना कि नहीं करोगे? बताओ। कर लो, मीटर्स में कर लो, तुम्हारी मर्जी है, जैसा मन करे कर लोगी तो सही रहेगा। 36 इंटू 10⁻⁻²। तो ये 36 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁹। 40 4 इंटू 10⁻, कितना आ रहा है? 9 10 11 -11 है ना। पीको में कितने होते हैं टेंस की पावर? पीको में कितना होता है? 12। 12 होते हैं। -12 चाहिए मुझे, तो -12 कैसे बना सकते हैं? सेंटीमीटर में है ना, रुको, तो सेंटीमीटर में अगर रखूं तो ये 10⁻⁹ ही तो जाएगा। -9 -11 है ना ये, तो एक और वैल्यू मुझे बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, देखो अब भी ये है तो कितना ही, 4 इंटू 10⁻⁻11 ही तो है अभी भी हमारा जो आंसर था, है ना। बस इसमें एक पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और एक को यहाँ पे, और आंसर 40 पिको फेराड।
तो इसको करिए। सी ऑप्शन ही आएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। एक मेटल बॉल है जिसका रेडियस आर है और चार्ज क्यू है एंड कैपेसिटेंस इज सी। चार्ज इज चेंज फ्रॉम क्यू टू टू द कैपेसिटेंस चेंजेस। कैपेसिटेंस क्या चार्ज पे डिपेंड करता है? नो मैम। पहले देख लेते हैं ना, देखो क्यू रेडियस तो चेंज नहीं करा, एक मेटल बॉल ऑफ रेडियस आर, पर देखो करके देख लेते हैं, बेटर वही रहेगा। देखो आर पे डिपेंड कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए। ठीक है, तो डिपेंड तो करेगा ही नहीं, ये सी। चार्ज और उस पे तुम्हारा कैपेसिटेंस नहीं डिपेंड करेगा, सिर्फ रेडियस पे करेगा, तो ऑप्शन सी। ये तुम्हारा था लेक्चर नंबर 1। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिया, क्या कैपेसिटर होता है। अभी तुम्हारे पास कोई डाउट है तो मुझे बताओ, वरना फिर मैं दूसरी पीपीटी स्टार्ट करती हूँ। बेसिक हम लोग कर चुके हैं, बेसिक यही है, इसके बाद बेसिक नहीं। कोई भी किसी भी पीपीटी में डाउट है तो आस्क कर लो, फिर मत कहना। कोई पोटेंशियल वोटेंशियल जो भी पूछना है पूछ लो, तो दूसरी पीपीटी स्टार्ट करते हैं। चलो एक क्वेश्चन कर दो, नहीं होता डाउट। बस बुक है, ठीक है, करा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन कर दो। मैम बोलो। मैम इस बार टेस्ट का 15 सितंबर को है, उसमें केमिस्ट्री और मैथ्स का है। मैम इस बार फिजिक्स नहीं होगा? नहीं, 15 को नहीं है तुम्हारा। पंजाब वाले बच्चों के तो वो चल रहे हैं ना एग्जाम। नो मैम, 25 से स्टार्ट है मैम। 25 से नहीं, ठीक। चलो करो यही क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि दो आपके पास चार स्फेरिकल हैं, ड्रॉप्स हैं,
इतना पोटेंशियल V है। अब वो दोनों एक दूसरे से कोलैप्स कर जाते हैं और एक बड़ी ड्रॉप को फॉर्म करते हैं। तो मैं बता, अगर एक छोटी ड्रॉप का कैपेसिटेंस C है तो तुम्हें बताना है कि जो फाइनल ड्रॉप है उसका कितना पोटेंशियल है और कितना उसके पास कैपेसिटी है। जल्दी करो बच्चों, सिलेबस कराना है आगे। टॉपिक ये वाला क्वेश्चन कर दो, फिर मैं अगला स्लाइड ओपन करते हैं। मैम 2 की क्यूब क्या? 2 की क्यूब आंसर। पर क्यूब नहीं, 2 का क्यूब नहीं है। देखो, ऐसे जब भी क्वेश्चन हो ना कि एक दूसरे में कोलैप्स करके कोई भी दूसरी चीज फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम को देखना पड़ेगा कि इनिशियल वॉल्यूम जो है। देखो, वॉल्यूम क्या रहने वाली है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो इनिशियल वॉल्यूम थी वो कितनी थी, देखो इनिशियल वॉल्यूम था एक सिंगल ड्रॉप का, तो मान लेते हैं उसका वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है, ये था। अब ये दोनों दो कितनी क्यूब है, कितनी ड्रॉप थी, दो, तो दो ड्रॉप आपस में कंबाइंड हो गई, तो कितना हो जाएगा इसका वी आई इक्वल्स टू 2 टाइम्स हो जाएगा ना, क्योंकि दो ड्रॉप है। तो मान लो कि तुम्हारी ये कितना था 4/3, अरे सॉरी गलत कर दिया, वी फाइनल इक्वल्स टू 2 वी आई। तो ये मान लो जो बड़ी ड्रॉप है उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर क्यूब। तो ये जो बड़ी ड्रॉप है कितनी कितनी ड्रॉप्स को मिलने से बनी है बच्चों, दो से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इनिशियली ये था उसका वो वॉल्यूम, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इनिशियली 1 की वॉल्यूम थी मेरे पास इतनी। तो देखो, और ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो तुम्हारी जो बड़ी ड्रॉप बनी उसकी जो रेडियस है वो आई 2r क्यूब, और r की कितनी लिख दोगे, 2 की पावर 1/3 r क्यूब, ठीक है। अब पहला क्या पूछा है, फाइंड द कैपेसिटी। तो स्फेरिकल ड्रॉप है, तो स्फेरिकल ड्रॉप के लिए पहले सी इनिशियल कितना होगा, 4πε0 स्मॉल आर, है ना भाई, एक सिंगल ड्रॉप की उसका मैंने स्मॉल आर माना है, तो ये इनिशियल। फाइनली कितना हो जाएगा, देखो 4πε0, कितना रेडियस हो गया उसका, कैपिटल आर, ये हो गया कैपिटल आर। अब देखो 4πε0 कैपिटल आर कितना है, तो ये क्यूब तो हटाओ, 2 की पावर 1/3 आर। 2 की पावर 1/3, और ये स्मॉल आर रख दिया यूं का यूं। अब इस बाकी की टर्म्स की जगह क्या लिख सकती हूँ,
CI, तुम्हारा CF कितना हो गया, 2⁻⁴ ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस, ठीक है। और रेशो में लिखना चाहो तो CF/CI लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देते हैं C फाइनल अपॉन CI इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1/, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे, Q इक्वल्स टू बच्चों CV, ठीक है। अब आपको V आपने निकाल लिया, जब सॉरी V ही तो निकालना है पोटेंशियल, तो V कितना हो जाएगा, देखो Q/C। फाइनल बात कर रहे हैं, अगर तुम्हें इनिशियल निकालना है तो देखो एक स्मॉल छोटी वाली का देख लेते हैं। उसके लिए मान लो जो तुम्हारी स्मॉल ड्रॉप्स हैं उनके पास कितना कितना चार्ज मान लेते हैं, शायद दिया भी है, चार्ज तो होगा ही, पोटेंशियल है तो तुम कितना चार्ज मान लो, इस पे क्यू छोटा, इस पे छोटा क्यू चार्ज, तो इनिशियली कितना चार्ज था एक ड्रॉप पे, Q/C। फाइनली तुम्हारे पास ये कितनी कैपिटल Q हो गया, मतलब ये दोनों ड्रॉप बनके एक बड़ी ड्रॉप हो गई ना, तो चार्ज तो कंजर्व ही रहने वाला है, तो इस ड्रॉप पे कितना चार्ज हो जाएगा, 2Q। अगर ये 10 छोटी छोटी क्यूब, सुनो, अगर 10 ड्रॉप होती तो तुम 10 का लिखते, कितना, 10Q, ठीक है। तो याद रखना चार्ज को कंजर्व करना है, तो ये जो कैपिटल Q है ये कितना हो जाएगा मेरा, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल Q। कैपेसिटेंस अब फाइनल का लिख रहे हो तो फाइनल वाला लिख लो जैसा तुम्हारा मन करे। तो फाइनली कितना आया है, देखो कैपेसिटेंस को लिखते हैं, ये तो CI वाला था, तो अगर लिखेंगे तो 4πε0 कैपिटल R, Q 4πε0 2⁻⁴ R। तो V फाइनल कितना हो गया, 2 करो 2 की पावर ये 1/3, ये देखो स्मॉल आ रहा है, कैलकुलेट करती हूँ। इस बाकी को क्या लिख सकती हूँ, CI, देखो यहाँ से, तो ये बाकी का सारा कितना हो गया, सॉरी VI ना, ये तुम्हारा VI हो गया। तो V फाइनल बाय VI कितना आ गया, मुझे देख के मुझे बताओ, सॉल्व करके इसको, 2 की पावर कितना आ गया, 2⁻²/3। पावर 2/3, ठीक है। इस तरीके से तुम सॉल्व कर ले, तो जितनी ड्रॉप हो उतना तुम कर सकते हो। अब मेरा सवाल है, बताओ अगर 10 ड्रॉप कंबाइन कर गई तो मुझे तुमका कैपेसिटर बताओ और उनका पोटेंशियल बताओ। 10 ड्रॉप है, कंबाइन कर गई, ईच ड्रॉप के पास इनिशियली चार्ज स्मॉल Q था, स्मॉल R रेडियस थी। अब मुझे अब बताओ फाइनल कैपेसिटर क्या होगा और फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, करो 10 ड्रॉप, 10 ड्रॉप्स के लिए निकालो।
कैपेसिटेंस तो आ गया होगा 10 ड्रॉप्स का। इतना सोचने का था ही नहीं, तुम्हें बस ये 2 को 10 से रिप्लेस करना था। देख लो बेशक करके, सी आएगा तुम्हारा 10 की पावर वही जो आया था, पोटेंशियल आएगा 10 की पावर 2/c। देखो एक बार, देखना सॉल्व करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रेडियस पे डिपेंड करेगी ना, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया 10 की पावर 10/3, उतना ही चार्ज तुम्हारा ये 2q कितना हो जाएगा चार्ज 10q, उतना ही रेडियस हो गया तुम्हारा 10 की पावर 1/3। तो ये क्या है, ये तुम्हारा ऐसे निकाल सकते हो, जो बी डैश है एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी देखो, बी डैश का क्या मिल गया, n टाइम्स, मतलब जितनी ड्रॉप है इनिशियल पोटेंशियल, क्या है n टाइम्स ऑफ 2/3 इंटू वी आई, ये तुम्हारा इनिशियल, क्योंकि वी आई यहाँ पे लगा हुआ है ना, देखो वी फाइनल के यहाँ पे वी आई ये रहा, ये फॉर्मूला वी एफ अपॉन में वी आई का है। अब सिर्फ अगर वी फाइनल निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, ये वाला फॉर्मूला। तो इसको तुम कितनी भी ड्रॉप के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हो, v dash equals to n times n is the number of drop 2/3। ये मान लो अगर किसी एक ड्रॉप का पोटेंशियल जो v बोला है, तो मैं बोल देंगे कि एक जो ड्रॉप है उसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो बताओ फाइनल का कितना होगा, तो ऐसे निकल vi, ये तो है ठीक है। यस मैम। क्या भाई, हाँ? मैम आपकी कॉल रुक रही है इतना मैम। स्लो रुक रही है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबको ऐसा लग रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। कहाँ से नहीं समझ में आया तुम्हें? ये तो समझ लग गया, आवाज थोड़ी थोड़ी रुक रही है। ठीक है चलो समझ आ गया ना, ठीक है। तो अभी आपके हमारे पास 10 मिनट है, हम लोग कुछ दूसरी पीपीटी भी शुरू कर लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। तो उसके बाद तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और फिर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट हो गया है पूरा जेई मेंस का, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। क्या प्रिंसिपल है, देखो प्लेट, इसमें क्या होगा कैपेसिटेंस में, हम लोग तुमने देखा होगा अभी जो सिंबल बनाया था वो 2 प्लेट बनाई थी, एक ऐसे है ना, 2 प्लेट। तो एक प्लेट के पास क्या देखो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट के पास, दूसरी प्लेट हमारी न्यूट्रल है। अब दूसरी प्लेट को इसके पास लेके आएंगे तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो बी प्लेट के पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लेके आए, पास इंड्यूस हो गए। अब इंड्यूस होने के बाद क्या हुआ, व्हेन द फर्दर साइड ऑफ बी इज अर्थ। अब जो
एक तरफ बी के देखो, इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अब मेरे को तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए ही नहीं। अब मैं उस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दूंगी, देखो अर्थ कर दिया, तो अर्थ कर दिया तो वो चार्ज तुम्हारा रिमूव हो गया। तो मेरे पास ये एक प्लेट बन गई। अब मैंने ये क्यों किया है, देखो मैं पहले तुम्हें समझाती हूँ, ऐसे तो नहीं समझना। देखो क्यों किया है ये सब, थोड़ा सा समझ लो डिटेल में, बेसिक चीज। ये तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, ऐसे होता है कैपेसिटर। ये तुम्हारे पास मान लो मैं कहती हूँ प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इस प्लेट के पास। ये तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर की ये एक प्लेट है, सिर्फ एक कंडक्टर की एक प्लेट है। इस पे अभी तुमने थोड़ा सा चार्ज स्टोर किया, ठीक है, फिर थोड़ा सा चार्ज स्टोर किया, फिर थोड़ा सा चार्ज स्टोर किया, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, देखो Q बाय V। तब इसका पोटेंशियल मैं मान लेती हूँ कितना है, V प्लस है, ठीक है, V प्लस, पॉजिटिव प्लेट है, इसका पोटेंशियल कितना है, V प्लस। देखो C तो चेंज होगा नहीं Q और V की वैल्यू से, वो तो कैपेसिटेंस तो इतना ही रहेगा, बट हो सकता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाऊँ विद कम वर्क डन। तो ये कैसे होगा, अभी तो इसका कि अगर मैं इस प्लेट का जो पोटेंशियल बढ़ रहा है वो किसी भी तरीके से कम कर दूं। एक बार बताओ, मेरे काम में जो रुकावट है, चार्ज को जो स्टोर नहीं करने दे रहा, वो क्या है, पोटेंशियल का बढ़ना। अगर मैं उस पोटेंशियल के बढ़ने को किसी भी तरीके से अगर मैनेज कर लूं तो सब ये तो बेटर हो जाएगा हमारे लिए, विन विन सिचुएशन हो जाएगी, ये सर नो। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे इसके किसी भी तरीके से एक प्लेट ले आती हूँ, जिस प्लेट के पास बच्चों नेगेटिव चार्ज है, सुनो, अब ये एक प्लेट ए है, ये एक प्लेट बी है। मान लो मैं कह रही हूँ इस प्लेट के पास बी पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस प्लेट का पोटेंशियल बी नेगेटिव है। मुझे एक बात बताओ, प्लेट ए पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल स्केलर जीरो। क्वांटिटी है ना, जीरो क्यों, प्लेट ए पर टोटल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देंगे V प्लस प्लस V माइनस। पर एक चीज देखो, ये जो पोटेंशियल है ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसा पोटेंशियल आता है, नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो एक बात बताओ, जो पोटेंशियल प्लेट ए का है वो घटा है नेट या बढ़ा है या बढ़ गया, घटा है। घट गया ना, कि भाई पहले तो इसके पास मान लो +3 वोल्ट इसका पोटेंशियल था, मैंने अब यहाँ पे दूसरी प्लेट लाके रख दी जिसका पोटेंशियल कितना है, बी नेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से सपोज करो -3.11111 वोल्ट होगा, है ना, कुछ तो चेंजेस होगा। तो मतलब इसका पोटेंशियल ए प्लेट का क्या हो गया, बहुत कम नहीं हो गया, इसका मतलब मैंने पोटेंशियल घटा दिया प्लेट ए का, किसकी वजह से, बी प्लेट की वजह से। तो यही इसका प्रिंसिपल है कि हम लोग, और देखो और क्या हो गया इससे, तुम्हारा चार्ज भी, वो फील्ड भी कन्फाइंड हो गई, देखो पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव पे निकल के जा रही है, तो फील्ड भी कन्फाइंड हो गई हमारी, और हमने पोटेंशियल भी कम कर दिया। तो इससे ज्यादा बेटर क्या होगा, पर करेंगे कैसे, ये चीज देखो करेंगे कैसे, ये इसके स्टेप्स तुम्हारे पास ये ऐसे हैं कि आपने एक प्लेट ली जिसके पास पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था, दूसरी प्लेट के पास कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थी, बी प्लेट को पास में लेके आए क्योंकि वो भी एक कैपेसिटर है, तो दूसरी प्लेट के पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, उसकी दूसरी प्लेट के पास पॉजिटिव आ गया। अब मुझे वो पॉजिटिव चार्ज का कोई काम नहीं है, तो मैं उसको अर्थिंग कर दूंगी, अर्थिंग की वजह से सारा चार्ज तुम्हारा कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया, तो बी प्लेट पर कोई चार्ज नहीं रहा, सपोज ऐसे। अब भाई न्यूट्रल प्लेट पे अगर इंडक्शन होगी तो एक तरफ तो नेगेटिव आएगा, पर यहाँ भी तो पॉजिटिव आएगा। अब इस पॉजिटिव का मुझे कोई काम नहीं है, तो मैंने अर्थिंग करा के इस चार्ज को खत्म करा दिया, तो ये किया है अर्थिंग से।
अब इससे हुआ क्या देखो, नाउ द नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। ठीक है, अब नेट सिस्टम का पोटेंशियल घट गया ड्यू टू द सम ऑफ द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन ए एंड द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन बी। तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, इसका बी, दोनों एक दूसरे पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ये इसके पॉजिटिव को कम कर रहा है, ये इसके नेगेटिव को कम कर रहा है। तो ये चीज है। तो टू इंक्रीज द पोटेंशियल टू द सेम वैल्यू एज वेल इन स्टेप 2 एन एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्ज बी गिवन टू द प्लेट ए। तो ये सब है, ठीक है, सेम चीज है। इससे क्या हो गया, दैट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ द स्टोरिंग चार्जेस ऑफ ए इंक्रीज। इसका मतलब ए की जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो हम बढ़ा सकते हैं। अब देखो, अब ए कैपेसिटर नहीं है, सुनो ध्यान से। एक कंडक्टर था इनिशियली, ए क्या था, कंडक्टर था, ठीक है। ए बी को मिला के क्या हुआ, एक कैपेसिटर तैयार। सुन रहे हो मेरी बात? ए Yes. क्या था, इनिशियली कंडक्टर था। ए इज नॉट अ कैपेसिटर। तुमने ए और बी को बनाया, इस सिस्टम को बोला गया कैपेसिटर। अब तुम इस कैपेसिटर में कह सकते हो कि मैम चार्ज और पोटेंशियल को बढ़ाने से कैपेसिटर कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये एक कंडक्टर है जिसके पास इतने ही इंड्यूस चार्ज आ सकते हैं। ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड है, इसमें अब तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज है, इस वजह से ये सब क्या होता है, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है। अब कैपेसिटेंस निकालेंगे, जैसे अभी स्फेरिकल का निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आएगा, देखो क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक अरेंजमेंट है जिसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी, ठीक है। दो कंडक्टिंग प्लेट है। प्लेट्स का एरिया हमेशा क्या रखना है, ध्यान रखना, जो ये एरिया है इन प्लेट्स का ये सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ये दोनों किसी ना किसी मीडियम से सेपरेट रहेंगी ये दोनों प्लेट्स। या तो हो सकता है एयर हो, या कोई भी तुम डाइलेक्ट्रिक डाल सकते हो, कोई भी मीडियम के बीच में रख सकते हो, इससे हमें कोई वो टेंशन नहीं है। बस ये दोनों थोड़ी सी दूर होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए किसी भी डिस्टेंस डी पे। डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, ठीक है, ये है। अब इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ये देखो जरा। ये प्लेट्स हैं दोनों की, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, इसलिए एरिया हमने सेम लिया है। ये जो लिखा है ना कि एरिया सेम, एरिया शुड बी सेम। ये क्यों, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए। चार्ज दोनों पे क्यू क्यू है ही, माइनस क्यू, इनका एरिया भी हमें सेम लेना है। अब क्या होगा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ, हाँ या ना? यस मैम। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड सेटअप हो गई। अब पोटेंशियल भी जनरेट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल तो है ही है, चार्ज है तो भी पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल किसके बराबर हो गया, देखो V इक्वल्स टू ईडी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, V इक्वल्स टू ईडी। प्लेट की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो वो वैल्यू यहाँ पे रख दी V की, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज को सिग्मा को ओपन कर दिया क्या, Q बाय ए से, Q बाय ए डी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब C की वैल्यू निकालनी है, फायदा तो हमें C से ही है, Q बाय V। तो Q की वैल्यू रख दी, V की वैल्यू आ गई, तो C कितना आ गया मुझे बताओ। P इक्वल्स टू Q ये रहा, V की वैल्यू रखो Q डी ए एप्सिलॉन। तो Q से Q कट गया, तो C कितना आ गया, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। देखो करो, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो तुम्हारा पैरेलल प्लेट की वजह से कैपेसिटेंस कितना आया, इतना। तो यहाँ पे भी तुम देखो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे, डिस्टेंस पे, इसका मतलब शेप एंड साइज एंड डायमीटर पे। एरिया किसका है, प्लेट्स का, कंडक्टर की जो प्लेट्स हैं उनका एरिया कितना है, ऐसी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो दोबारा अगेन प्रूव हो गया कि कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे नहीं डिपेंड करेगा, बल्कि ज्योमेट्री पे करेगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है, अगर इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है तो तुमने एप्सिलॉन नॉट यूज करना है। अगर कोई मीडियम रख दिया है इन दोनों प्लेट्स के बीच, मान लो कोई मीडियम रख दिया है, तो वो एप्सिलॉन नॉट C की जगह क्या लिखोगे, A एप्सिलॉन नॉट M बाय D, है ना। या फिर इस डाइलेक्ट्रिक का A एप्सिलॉन नॉट M D, ये क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट R एप्सिलॉन नॉट अपॉन D।
और कैसे लिखते हैं, देखो एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लूं और ये क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी, और इसको इस पूरे चैप्टर में एप्सिलॉन नॉट आर को मैं के से डिनोट करूंगी। तो जब डाइलेक्ट्रिक में प्लेस कर दोगे तो ये सी डैश कितना हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा जब तुम किस में रखोगे, इसको इसी डाइलेक्ट्रिक में रखोगे। तो कितने टाइम बढ़ गया, देखो के टाइम्स, मतलब जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने टाइम उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, मतलब उसकी एबिलिटी बढ़ गई चार्ज को स्टोर करने की। ठीक है, ये डेरिवेशन समझ में आ गया? यस मैम। मैं ये रफ कर देती हूँ मेरा लिखा हुआ। तो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो अगली क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, और सीरीज पैरेलल के भी न्यूमेरिकल्स हैं, तो अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो बी रेडी। थोड़ा घर से पोटेंशियल वगैरह पढ़ के आ जाना, ठीक है भाई? यस मैम। यस मैम। चलो, वेरी गुड।